तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। आज तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, यानी कि ये समझेंगे कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं और उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है। ये सारे जो टॉपिक है वो हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही डिटेल में हमको कल की वीडियो में लिगेंड पढ़ना होगा और लिगेंड के प्रकार। ठीक है, तो आज खाली बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि उप सहसंयोजक यौगिक जो चैप्टर का नाम है उसमें आखिर उप सहसंयोजक यौगिक होता क्या है, लिगेंड क्या होता है और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होती है, और एक दो टॉपिक जैसे कि आपका उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है। इसके पहले हमने कल या परसों की वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल क्या होती है, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक और एफ एंड डी ब्लॉक पढ़ाया था। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप जाके केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट है वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आप चैप्टर नंबर 4 का जो वीडियो है डी एंड एफ ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक की अलग वीडियो और एफ ब्लॉक की अलग वीडियो है, वो जाके देख सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट की वीडियो हो, जाके आप आराम से देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन जो वीडियो होती है आपके सामने आती रहे। फिजिक्स के भी हमने सारे चैप्टर के तो नहीं, लेकिन 5 चैप्टर तक न्यूमेरिकल डाल दिए हैं, न्यूमेरिकल के 1 शॉट वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक क्या होते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक को ही संकुल यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो उप सहसंयोजन यौगिक जो है ये समझेंगे। उप सहसंयोजन यौगिक होता क्या है, तो ऐसे यौगिक जिन्हें हम अगर जल में घोलते हैं तो ये जल में घुलने के बाद भी अपने अस्तित्व को नहीं खोते। जैसे कि अगर आपने पानी में नमक को घोला तो नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। वो क्या होता है, Na+ में और Cl- में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है, जैसे जल में घुल जाता है। आपको दिखेगा नहीं कि इसमें नमक घुला है पानी में या नहीं, टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा। तो वो यौगिक क्या है, वो यौगिक आपके लवण कहे जाएंगे, जो क्या होते हैं, अपने अस्तित्व को जल में घुलने पर खो देते हैं, वो यौगिक लवण कहलाते हैं। लेकिन अगर हम उप संयोजक यौगिक की बात करेंगे तो उप संयोजक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, अर्थात ये वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर जल में बालू को घोल देंगे तो ये आपको नीचे जाके बैठ जाएगा बालू, यानी कि वो क्या होगा, वो वियोजित नहीं हो रहा है, वो घुल नहीं रहा है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें तो क्या हो जाएगा, उप संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिसे जल में घोलने पर आयनित या वियोजित, आयनित या वियोजित होने का मतलब क्या है कि इनके जो अणु है वो टूटते नहीं है, या ये जल में घुलते नहीं है, या वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात अपना अस्तित्व जो है, अपनी पहचान जो है वो वैसे ही बनाए रखते हैं। और उसे क्या कहेंगे, ऐसे यौगिक को ही हम उप संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, संकुल या उप संयोजक जो यौगिक है, उप संयोजक यौगिक, वो क्या होते हैं, जटिल संरचना इसकी होती है। जितनी भी आपको उप संयोजक यौगिक दिखेंगे इनकी संरचना जटिल होती है। इसका मतलब ये है कि ये पानी में जल्दी से घुलते नहीं है, और अगर घुलेंगे भी तो अपने अस्तित्व को क्या करेंगे, बनाए रखे रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम दे रहे, जितने भी हम एग्जांपल लेंगे एक ही लेंगे, ताकि आपको क्लियर रहे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल हम एक ही हमेशा लेंगे। इसमें एग्जांपल हम क्या ले लेंगे, उप संयोजक यौगिक का एग्जांपल हो जाएगा आपका K4 ब्रैकेट में FeCN6। ठीक है, यही एग्जांपल हम लेके चलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं संयोजन यौगिक का, जो कि क्या है, CO यानी कोबाल्ट और ब्रैकेट में NH3 यानी अमोनिया, और उसके बाद 4 बाहर और 3-। अब हमें जो समझना होगा वो क्या समझेंगे हम, कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। जैसे आपके सामने जब ये एग्जांपल्स आते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये उप संयोजक यौगिक है, क्योंकि उप संयोजक यौगिक में ही इस तरह से ब्रैकेट लगा होगा, बाहर आपका Fe यानी कोई केंद्रीय परमाणु होगा, ये आपका उप संयोजी संख्या होगी,
और लिगेंड इसमें क्या है, जो ये ब्रैकेट में जितने भी अणु या तत्व लिखे होते हैं ये इसी लिगेंड कहा जाता है। अभी सब कुछ बेसिक से समझाया जाएगा, केवल अभी इतना ध्यान रखें कि उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिन्हें पानी में घोलने पर भी इनका अस्तित्व बना रहता है, अर्थात ये आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो उपसंयोजक यौगिक क्या होता है उसके एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम समझेंगे केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब यहीं पे एक छोटा सा समझा देते हैं, जो ब्रैकेट में आयन लिखे होंगे जैसे NH3 है, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा रहता है उसको हम लिगेंड कहते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाहर जितने भी अणु या मॉलिक्यूल सटे हुए होंगे उसे हम क्या कहेंगे, जैसे ये आपका CO है, इधर Fe है, CO और Fe को हम पढ़ेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड, और ब्रैकेट के जस्ट उधर साइड यानी जस्ट इधर साइड जो संख्या लिखी होती है इसी को हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। अब इन सबकी डिफिनीशन लिख लेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, लिगेंड क्या है और उपसंयोजक संख्या क्या है। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उपसंयोजन यौगिक की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जैसे आपका केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है और लिगेंड क्या होता है और आपका उपसंयोजक संख्या क्या होती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हम क्या देखेंगे कि उपसंयोजन यौगिक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हम कौन सी परिभाषा देखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। केंद्रीय धातु परमाणु वे धातु या आयन जो लिगेंड से सीधे जुड़े होते हैं। लिगेंड हमने बता दिया, जो ब्रैकेट में लिखे हुए अणु या मॉलिक्यूल होंगे उसे हम लिगेंड पढ़ेंगे, और लिगेंड से जस्ट इधर साइड आपका Fe या CO जो था वो आपका क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि वह धातु परमाणु या आयन, वह धातु क्या हो जाएगी इसकी डिफिनीशन कि वह धातु परमाणु या आयन जो परमाणु या आयन जो लिगेंड से, किससे, लिगेंड से सीधे जुड़े होते हैं, सीधे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो लिगेंड से क्या होंगे, सीधे जुड़े हुए होंगे या कह सकते हैं सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, सीधे जुड़ा है उसे ही क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय, उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं, परमाणु, या इसी को क्या कह देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं, केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। ये इसका बहुत ही सिंपल किताबी लैंग्वेज से हट के डिफिनीशन है। ठीक है, क्या हो गया केंद्रीय धातु परमाणु कि वह धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड से सीधे जुड़ा हुआ होता है या सीधे जुड़े रहते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। अब वही सेम एग्जांपल आपका K4FeCN वाला लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल क्या है, K4Fe ब्रैकेट में Cn और 6 फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ये वाला ब्रैकेट रहेगा, ये वाला ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो जो आपका Fe है इसको ही क्या कहते हैं, Fe को ही केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। इसको हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु क्या कहेंगे, पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार केंद्रीय धातु परमाणु Fe हो, ये एग्जांपल के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रैकेट के जस्ट सटा हुआ जो धातु या परमाणु आयन होंगे उसी को क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। और ये जो आपका Cn है यही क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। यानी जो मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर है उसको लिगेंड पढ़ेंगे, जो उसके जस्ट बाहर सटा हुआ है उसी को केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। अब दूसरा डिफिनीशन हमें क्या देखना है या दूसरी चीज क्या समझनी है कि लिगेंड क्या होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु आपको समझ में तब आएगा जब आपको लिगेंड समझ में आएगा, और लिगेंड भी हमने इसी के साथ समझा दिया कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर हम लिगेंड की परिभाषा देख लें तो क्या हो जाएगा, लिगेंड की जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या होगी,
लिगेंड की परिभाषा हो जाएगी कि वह धातु परमाणु या आयन जो क्या हो, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये या इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। अगर डिफिनीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि वह धातु परमाणु, वह धातु परमाणु, ठीक है, वह धातु परमाणु या आयन जिसमें, वह धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु हमने बताया ही है क्या है, इसलिए पहले केंद्रीय धातु परमाणु बता दिया, ठीक है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता, देने की क्षमता होती है, होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही लिगेंड कहते हैं, ठीक है, लिगेंड कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। एग्जाम्पल अगर देख लें तो लिगेंड की परिभाषा एक बार और सुन लीजिए कि वह धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ये देखिए ऊपर आप केंद्रीय धातु परमाणु देख रहे होंगे। अब ये हम केंद्रीय धातु परमाणु तो जान ही गए हैं, अब उसके बगल में जो ब्रैकेट में है यही आपका लिगेंड है। यही सेम एग्जाम्पल हम लेंगे, यानी KEFE ब्रैकेट में CN और ब्रैकेट के बाहर 6 फिर ब्रैकेट क्लोज। अब जो लिगेंड है वो क्या है, ये जो आपका CN है यही आपका लिगेंड होता है। इसी को हम हमेशा लिगेंड पढ़ेंगे, CN की जगह कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एग्जांपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, यानी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु ये होता है, ये आपका हमेशा जो Fe है या ये सब है, ये आप क्या कराएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे आपका, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि उपसंयोजन संख्या क्या होती है। अच्छा, पूरा नीचे तक आपको नहीं दिख रहा था, 1 मिनट, तो अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब आपको नीचे तक भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु और ये लिगेंड है। अब हम क्या देखेंगे कि उपसंयोजन संख्या जो ये 6 लिखी हुई है, ये इसकी डिफिनीशन और ये क्या होती है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 2 मिनट का मौका देते हैं। तो अब देखेंगे कि उपसंयोजन संख्या क्या होती है। उपसंयोजन संख्या वही होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe जो आपका था, केंद्रीय धातु परमाणु जितने दाता आयन या परमाणु से जुड़े होते हैं उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने दाता परमाणु से जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने दाता परमाणु से क्या होंगे, जितने दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उस संख्या को ही क्या कहते हैं हम, उस संख्या को ही हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं या उपसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि उपसंयोजन संख्या क्या होती है। एक बार फिर से डिफिनीशन पढ़ देते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जितने दाता परमाणु जुड़े होते हैं, एग्जाम्पल वही लेंगे K4FeCN और ब्रैकेट में 6। अब ध्यान से देखें, Fe आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु,
ब्रैकेट से पहले जो भी होगा केंद्रीय धातु परमाणु, ब्रैकेट में जो होगा उसे कहेंगे लिगेंड, ब्रैकेट के उधर साइड जो संख्या होगी इसी को हम क्या कहेंगे, इस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आपका उपसंयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्या उपसंयोजन संख्या क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, और उपसंयोजन संख्या और उपसंयोजन यौगिक तो पहले ही बता दिया, उपसंयोजन संख्या भी समझ में आ गई होगी। अब जो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उपसंयोजन यौगिक या संकुल में क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। उपसंयोजन यौगिक, संयोजन यौगिक, या इसी को क्या कहते हैं हम, संकुल यौगिक। जितना अभी तक पढ़ा उस सबको मिलाकर हमने क्या देखा कि कोई भी अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे आपका K4FeCN6 वाला ही ले रहे थे ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अब इसमें हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। Fe आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। हमने इसकी डिफिनीशन देखी कि आपका केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। फिर हमने ब्रैकेट के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल है जैसे Cn है तो ये हमेशा क्या पढ़ा जाएगा, लिगेंड पढ़ा जाएगा, ये हमने देखा। फिर उसके बाहर ये जो संख्या है ये हमेशा उपसंयोजक संख्या होती है, ये भी हमने देखा। और इसके साथ साथ जो सबसे बाहर आपका K4 है इसको हमेशा क्या पढ़ेंगे, आयन पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने बस यही इतना पढ़ा है। यही क्या होता है, यही आपका उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक होता है। इसी के बारे में हमने डिटेल से देख लिया कि उपसंयोजन यौगिक में क्या क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड और उपसंयोजन संख्या। उसकी डिफिनीशन भी देख ली और उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो या लेक्चर समझ में आई है तो या तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, यानी लिगेंड के बारे में बहुत ही डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके पास मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे, वहां पे हमने अपने टेलीग्राम चैनल का फोटो और लिंक डाल दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप डाउट अपने अगर यूट्यूब पे नहीं पूछ पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।